Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit. So we are doing all important current affairs for UPSC Prelims 2025. UPSC प्री 2025 के लिए हम सभी सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कर रहे हैं। और ये करने का कारण क्या था कि अगर आप लोग का बैकलॉग क्रिएट हो गया करंट अफेयर्स में या करंट अफेयर्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो भैया हम हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये करंट अफेयर में इस बार आपको कॉन्फिडेंस बहुत आएगा, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि हम जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जैसा कि हमने एक इंडियन इकोनॉमी जून 2024 की वीडियो, मैंने पिछली वाली वीडियो बनाई थी जहां पर जून 2024 के इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को कवर करवाया था, तो आप समझ गए होंगे थ्रू दीज माइंड मैप्स वी आर सेलेक्टिवली पिकिंग अप द करंट अफेयर्स एंड देन डूइंग इट इन अ राइट वे। कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया मैंने, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझा, तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, साथ में ये भी समझ में आ रहा है कि उन टॉपिक्स में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रेफरेंस भी दे रहा हूं कि ताकि आप ये समझ सकें कि करंट अफेयर्स वाकई में इंपॉर्टेंट है। जब आप इनकी इंपॉर्टेंस समझेंगे तो आप अच्छे मन से, पूरे मन से, शिद्दत से करंट अफेयर्स करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, वो कॉन्फिडेंस लाने में, ताकि आप प्री को क्वालिफाई कर सके। तो इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के जुलाई और अगस्त 2024 के, ये 2 मंथ के, जुलाई एंड अगस्त 2024 के इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर्स थ्रू माइंड मैप्स कर लेते हैं, ताकि आपको इस बार इकोनॉमी में बहुत कॉन्फिडेंस आए थ्रू दिस करंट अफेयर कवरेज। आई होप यू आर एंजॉइंग इट। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर, पिछली वाली वीडियो में बहुत एंजॉय किया और इस वाली वीडियो में मजा आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट नेक्सस साइन बाय द आरबीआई। तो ऐसा देख के लगता है अगर प्रोजेक्ट नेक्सस, यूपीएससी सवाल कैसे पूछता है, प्रोजेक्ट, सम प्रोजेक्ट का नाम देगा, फिर पूछता है कि ये किसके रेफरेंस में है। तो क्या ये कोई मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, क्या ये कोई मिलिट्री अफेयर है, कुछ इस तरह से सवाल पूछने की कोशिश करता है। क्या ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस भी वहां पर ऐसे डालकर, क्या ये नक्सलाइट से कनेक्टेड है, क्या ये मिलिटेंसी से कनेक्टेड है, कुछ इस तरह के सवाल फ्रेम कर सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है। बट प्रोजेक्ट नेक्सस इज साइंड बाय द आरबीआई। और ये है क्या, समझिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला टॉपिक, एक चीज और, पीडीएफ मत मांगिए प्लीज, अपने हाथों से लिखिए। जब आप हाथ से लिखेंगे और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करेंगे, रिवीजन में मदद करेगा, आपका फास्टर रिवीजन होगा। पीडीएफ ऐसे इधर उधर पड़ी होगी और आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा और आप पढ़ेंगे नहीं। तो मैं सिंपल ये कह रहा हूं, अपने हाथ से नोट्स बनाइए, बहुत फास्ट रिवीजन होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी जल्दी आएगी। टीचर की इतनी बात माना करिए, मैं आपकी ही मदद के लिए बोल रहा हूँ। तो पीडीएफ की रिक्वेस्ट मत किया करिए और ना ही पीडीएफ कहीं पर भी ढूंढिए, पीडीएफ कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस साइंड बाय द आरबीआई। व्हाट इज प्रोजेक्ट नेक्सस? इट्स अ मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव by the RBI to enable the instant cross border retail payment by interlinking the domestic fast payment system। जैसे कि सिंपल मैं आपको समझाऊं, लेट्स से कि हमारे इंडिया में क्या चलता है, यूपीआई। इंडिया में यूपीआई चल रहा है। लेट्स से मलेशिया का कोई एक पेमेंट सिस्टम है, फास्ट पेमेंट सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ यूपीआई है, उनके यहाँ पर कोई XYZ फास्ट पेमेंट सिस्टम है। तो हम क्या कर रहे हैं, आरबीआई क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट नेक्सस के थ्रू इन दोनों सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है। इन दोनों को सिस्टम को कनेक्ट करने से क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स हो पाएंगी, ताकि आप मलेशिया में जाएं, कोई सामान खरीदें तो आप यूपीआई और एफपीएस क्योंकि कनेक्टेड है तो आप आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। यहां पे लिखा है क्या, मल्टीलेटरल यानी कई लोग हैं, इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू इनेबल द इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट बाय इंटरलिंकिंग द डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम्स ऑफ द डिफरेंट कंट्री and this is conceptualized by the innovation hub of the bank for international settlement। आपने बीआईएस का नाम पहले भी सुना होगा और यहीं से बीआईएस क्योंकि अपीयर है तो यहां से बीआईएस के सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं बेसल नॉर्म्स के बारे में स्टैटिक में जाके जरूर पढ़िएगा। और बेसल नॉर्म्स में भी ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR क्या होता है, इनके बारे में भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, लेवरेज रेशियो क्या होता है। दीज रेशियोज आर इंपॉर्टेंट टू चेक द हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के रेफरेंस में मैं आपको बता रहा हूं कि इसका बैकवर्ड लिंकेज खींचकर आपसे बेसल नॉर्म्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। द फर्स्ट BIS इनोवेशन हब प्रोजेक्ट इन द पेमेंट एरिया है कौन सा, प्रोजेक्ट नेक्सस, एंड दिस विल इंटरलिंक द इंडियाज यूपीआई एंड फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ द मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इन सबको कनेक्ट कर देगा ताकि हम आराम से डिटेल पेमेंट कर सकते हैं। एंड इट विल कंटिन्यू द अलोंग साइड आरबीआई बाइलेटरल कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ द फास्ट पेमेंट सिस्टम।
तो दो देशों के बीच में होता तो बायलेटरल बोलते हैं, मल्टीलेटरल होता तो कई देश कई नेशंस होते हैं। तो जो बायलेटरल हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है वो चलता रहेगा, साथ में हम मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं ताकि क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स को ईजी किया जा सके। एंड इंडिया वुड बी द फाउंडिंग मेंबर, क्योंकि कभी कभी आपने ऑप्शंस में देखा है तो ऑप्शन में इंडिया के बारे में लिखता है, ऐसे फ्रेम करता है सवाल यूपीएससी। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस थोड़ा सा भी दिमाग में है आपके तो आपने देखा होगा क्या क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ये नहीं है। इस तरह से सवाल एक स्टेटमेंट फ्रेम करता है, क्या वो स्टेटमेंट सही है गलत है। तो ऐसे एक स्टेटमेंट अगर प्रोजेक्ट नेक्सस में बना दे कि इंडिया इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर, तो इंडिया वुड बी द फाउंडिंग मेंबर एंड द फर्स्ट मूवर कंट्री ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, इसको याद रखिएगा। एंड इंडोनेशिया विल ज्वाइन इन फ्यूचर एंड दिस इज साइंड बाय द बैंक नेग्रा मलेशिया, बैंक ऑफ थाईलैंड, बैंको सेंट्रल फिलीपींस, इनका नाम थोड़ा सा बोला डिफिकल्ट है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सब ने साइन कर लिया। सो दिस इज प्रोजेक्ट नेक्सस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इकोनॉमी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मैंने कुछ चीजें बताई हैं कि ये है क्या, कर कौन रहा है, बीआईएस क्या है, किन के बीच में हो रहा है, दिस इज इट। यही सवाल पूछेगा, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है तो अगर 3-4 स्टेटमेंट बनाएगा ऐसे ही बना सकता है, या सिर्फ सिंपली लिख देगा प्रोजेक्ट नेक्सस इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, तो 4 ऑप्शन दे देगा, टिक मारिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट सिस्टम। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है करंट अफेयर, मैं समझाऊंगा, समझ नहीं आएगा भैया कैसे मजा आएगा, समझना तो पड़ेगा। नहीं समझ में आया कमेंट में लिखो, नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझाऊंगा अगली वीडियो में, चिंता मत करो। और सुनिए एक चीज और बता देता हूं, हमने जो ये पिछली वाली वीडियो की थी इंडियन इकोनॉमी जून 2024 की, उसमें जो हमने पढ़ाया था आपको उससे कैसे सवाल बन सकते हैं, वो सवाल वो क्वेश्चंस हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा। तो जो जून 2024 के हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, यानी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस बनाकर फ्रेम करके हम टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं, पोल करवाते हैं ताकि आप उनको कर सके, और हमें भी एक आइडिया मिलता है कि आप वो ये कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, ये वीडियोस आप देख रहे हैं, क्या इन वीडियोस में जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं इन वीडियो से रिलेटेड क्या उसका जवाब आप दे पा रहे हैं। तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए, जाइए उन सवालों को जवाब दीजिए, तो आपका एक रिविजन भी हो जाएगा। अगर सही से एक सवाल पूछ लेता हूँ, पंप एंड डंप स्कीम इज व्हाट, ये सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो, तो थोड़ा मुझे समझ में आया कि आप पीछे वाली वीडियोस पढ़ रहे हो। तो ऐसे करके आपका रिवीजन भी करवा देंगे ताकि आप एकदम इस बार करंट अफेयर में तैयार हो जाए सर। एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, आई जस्ट नीड योर टाइम, योर अटेंशन, नथिंग एल्स। इतना कर लीजिए तो हमें भी सुकून रहेगा कि हमने आपको पढ़ाया, और आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने इस बार करंट अफेयर पढ़ा है बॉस। यस, चलिए सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आरबीआई calls for auction on CDR and banking sector risk. So what is CDR? CDR is credit deposit ratio. Credit deposit ratio, पहले ये रेशियो समझ लेते हैं। What is CDR? Credit deposit ratio. तो अगर एक बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें 100 रुपए अगर डिपॉजिट के नाम पर जाता है, तो हम लोग जाकर अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। लेट्स से एसबीआई में हमने 100 रुपए डिपॉजिट किया, तो एसबीआई ने जो 100 रुपए आया उससे कितने रुपए का लोन दे दिया, लेट्स से 70 रुपीज का लोन दे दिया या क्रेडिट दे दिया, लोन कहिए क्रेडिट बोल लीजिए, जैसा बोलना चाहे वैसा बोल लीजिए। तो अगर एसबीआई के पास 100 रुपए का डिपॉजिट आया, 70 रुपीज का लोन ऑफर कर दिया, तो जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का क्या होगा, क्रेडिट डिवाइड बाई डिपॉजिट रेशियो क्या होगा, 70 डिवाइड बाई 100। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आएगा 70%। 70% का मतलब क्या हुआ कि जितना डिपॉजिट आ रहा है उसका 70% क्रेडिट में जा रहा है। तो क्या ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऐसे हो सकता है कि हमारा डिपॉजिट कम आए और हम क्रेडिट ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है कि हमारा क्रेडिट, हम लोन इतना ढेर सारा देने लगे कि डिपॉजिट उतना नहीं आ रहा है, हमें लोन देना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, बैंक के पास क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, तो बैंक विल सेल इट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और उसके बदला पैसा जितना गवर्नमेंट बैंक के पास आएगा उस पैसे को यूटिलाइज करके फिर क्या करेगा, वो क्रेडिट देगा। एक इकोनॉमी में अगर क्रेडिट बढ़ रहा है, दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि जितना ज्यादा लोग लोन लेंगे, पीपल जितना ज्यादा बोरो करेंगे, दे विल इन्वेस्ट। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स इंक्रीज होगा, कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड्स इंक्रीज होगा, हेंस आवर जीडीपी विल आल्सो ग्रो। याद है जीडीपी का फॉर्मूला बाय एक्सपेंडिचर मेथड, सी प्लस आई प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। आई होप
यू गॉट द पॉइंट। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के बारे में बात हो रही है। देयर इज अ कंसर्न ओवर द परसिस्टेंट हाई क्रेडिट ग्रोथ देन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। एक प्रॉब्लम क्या है, ये एक कंसर्न क्यों है, क्योंकि डिपॉजिट इतना नहीं आ रहा जितना हम क्रेडिट में ग्रोथ देख रहे हैं। तो बैंक शुड फाइंड अ वे टू रिड्यूस देयर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कि ऐसा हो कि बैंक को अगर रिड्यूस करना अपना, बैंक शुड फाइंड अ वे टू रिड्यूस देयर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन अ सेंस कि डिपॉजिट भी बैंक के पास ज्यादा आए और बैंक को क्रेडिट जो दे रहा है वो तो ठीक है। यस, RBI also flagged for mule accounts. What is mule accounts? Mule accounts are those accounts. तो ऐसे भी पूछ सकता है कल के दिन यूपीएससी में आपसे सवाल बना के पूछ सकता है कि mule accounts are, और चार चीजें आपको दे देगा और आंसर पूछ लेगा। तो mule accounts are bank accounts used to transfer illegally acquired money on behalf of others and the cyber security risk। तो आरबीआई ने इन रिस्क के बारे में भी ऑल्सो एक चीज बताई कि हाँ ये सारे रिस्क भी हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का कंसर्न क्या है, आरबीआई लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो आरबीआई क्या रिपोर्ट बनाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट मतलब पूरे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी बढ़िया है। तो आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बोला कि देयर इज अ क्रेडिट ग्रोथ एक्सीडिंग 18% कुड लीड टू हायर इंपेयरमेंट्स। क्रेडिट ग्रोथ एक्सीडिंग 18% कुड लीड टू हायर इंपेयरमेंट। जून 2024 में हमारा सेक्टोरल क्रेडिट ग्रोथ था 15.6% और डिपॉजिट ग्रोथ था 12.1%। यानी डिपॉजिट में ग्रोथ है 12.1%, यानी डिपॉजिट में इतना ज्यादा पैसा नहीं आ रहा, लेकिन क्रेडिट में ग्रोथ है 15.6%, विच मींस कि क्रेडिट ज्यादा हमें दे रहे हैं और डिपॉजिट में ग्रोथ कम है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड एज अ रिजल्ट बैंक में सोल्ड दियर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। व्हाई बैंक विल सेल दियर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब सेल करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनके हाथ में पैसा आएगा, उसी पैसे को हम लोन में क्रेडिट में देंगे एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बैंक का जो है प्रॉफिट भी बढ़ेगा। CDR is what? Total loan or credit upon divided by the total deposit into 100. A lower ratio suggests that the bank has more liquidity. लोअर रेशियो होगा, इन्हें अगर 100 रुपए आ रहे हैं और 10 रुपए क्रेडिट में दे रहे हैं तो रेशियो क्या होगा, 10%। लोअर रेशियो होगा तो 90% बैंक के पास रहेगा डिपॉजिट में, और 90% अगर बैंक के पास रहेगा डिपॉजिट में तो बैंक के पास ज्यादा लिक्विडिटी होगी। कोई अपना पैसा मांगने वापस आ गया तो बैंक आराम से वापस दे पाएगा। लेकिन हायर डिपॉजिट रेशियो इंडिकेट्स लेस लिक्विडिटी। अगर 100 रुपए बैंक के पास डिपॉजिट में आए हैं और 90 रुपीज का लोन दे दिया तो बैंक के पास सिर्फ 10 रुपए हैं लिक्विडिटी के नाम का। तो अगर हायर CDR है तो लेस लिक्विडिटी होगी और लेस CDR है तो हायर लिक्विडिटी होगी। आई होप यू गॉट द रिलेशन बिटवीन द लिक्विडिटी एंड द CDR। अ वेरी हाई CDR indicates that the bank is taking on risk by lending out a large portion of its deposit। जितना ज्यादा CDR है, इससे एक चीज और भी समझ में आती है कि बैंक ज्यादा रिस्क ले रहा है, अपने डिपॉजिट का ज्यादा पार्ट जो है अगर लेंड कर रहा है तो ज्यादा रिस्क ले रहा है। जितना लेंडिंग होगा उतना रिस्क तो होगा, हर एक लेंडिंग के साथ एक रिस्क एसोसिएटेड है दोस्तों। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मैंने समझाने की कोशिश की है कि आरबीआई CDR पे और बैंकिंग सेक्टर रिस्क पे क्या बोल रहा हो, CDR का क्या कंसर्न है, किस तरह से बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सोल्ड करके भी क्रेडिट देने के बारे में सोच रहा है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, आई होप यू गॉट दिस करंट अफेयर। दिस इज सेकंड टॉपिक। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है समझ में, बोलो हाँ या नहीं। बोलो CDR क्या होता है, एक बार कमेंट में लिख दीजिए व्हाट इज CDR। देखिए पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे समझ में आएगा आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं ये वीडियोस कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज आई एम ऑल्सो नॉट मैड। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मैं किससे पढ़ा रहा हूं, गॉट द पॉइंट। यस, चलिए थर्ड इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। व्हाट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जब एक नॉन रेजिडेंट, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेमिटेंस हमेशा किसके बीच में होता है, नॉन रेजिडेंट टू रेजिडेंट ट्रांसफर या रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर रेमिटेंस होता है। तो नेट में रेमिटेंस होता है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में हम एक लिमिट तक हम रेमिट कर सकते हैं, पैसा बाहर भेज सकते हैं, ले सकते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आरबीआई अलाउड द रेजिडेंट इंडिविजुअल टू ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट मतलब ऐसी अकाउंट जिस फॉरेन करेंसी में हो, ऐसा अकाउंट हमारे इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल आप ओपन कर सकते हैं इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC एट गिफ्ट सिटी इन गुजरात। यानी ऐसे अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट हम गुजरात की गिफ्ट सिटी में IFSC में कर सकते हैं अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, स्टैटिक में आपके लिए है। एंड नोट इट इज फॉर रेजिडेंट इंडियन इंक्लूडिंग द माइनर्स बट नॉट फॉर द नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। कॉर्पोरेशंस, पार्टनरशिप फर्म्स, HUF एंड ट्रस्ट एटसेट्रा, ये किसके लिए है, इंडियन रेजिडेंट के लिए है इंक्लूडिंग माइनर्स, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। रेमिटेंस क्या होता है, जब एक नॉन रेजिडेंट इंडियन नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट को पैसा भेजता है, दैट इज अ रेमिटेंस। ये हम कहां पढ़ते हैं, हम ये चीज ओपन इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रेफरेंस देना भूल गया, तो ये जो दो टॉपिक बता रहा था इसके रेफरेंस में देखिए यूनिफाइड UPI के बारे में 2017 में भी सवाल पूछा जा चुका है।
इसका आंसर रुक कर पॉज करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए कि यूपीआई व्हाट इज ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटिंग द यूपीआई। तो देखिए यूपीआई के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कल के दिन प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में भी सवाल पूछ सकता है, टीजर लोन के बारे में सवाल पूछ चुका है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एमसीएलआर के बारे में सवाल पूछ चुका है। तो कई सवाल यूपीएससी बैंकिंग में तो बहुत ढेर सारे सवाल है, बस मैं एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि यूपीएससी सवाल पूछता है। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इनसे रिलेटेड। अगर आप देखें तो रेमिटेंस स्कीम में भी देखें, अगर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के बारे में बात भी करें तो कैपिटल अकाउंट से भी कई सवाल यूपीएससी पूछ चुका है कि बताइए कौन सा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट है, क्या करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है, कैपिटल अकाउंट सरप्लस में होता है, बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। इनसे रिलेटेड बहुत सवाल यूपीएससी स्टैटिक्स से पूछता है। स्टैटिक इज ऑल्सो ऑलवेज अ किंग मेकर, आप ये बात समझ लीजिए। जब भी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उनका स्टैटिक बैकवर्ड लिंकेज ढूंढकर हमको जरूर पढ़ना है। यस, आइए थर्ड चलते हैं, फोर्थ चलते हैं। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस का मतलब है कि हम लेंडिंग कर रहे हैं यानी पैसा किसी को लोन में दे रहे हैं। यस, तो आरबीआई हैज लॉन्च इट्स फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, मतलब ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसके थ्रू हम आराम से इजिली लोन दे पाए। अभी हमने करेंसी डिपॉजिट रेशियो के बारे में बात की, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के बारे में बात की, अब हम बात कर रहे हैं यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। कहीं ना कहीं आप बात समझिए कि हम लेंडिंग को बढ़ावा जरूर देना चाह रहे हैं पर एक सस्टेनेबल वे में, और हम ये फ्रिक्शनलेस लेंडिंग क्यों करना चाहते हैं, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट क्यों देना चाहते हैं, ताकि लोगों को आराम से क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो, ईज ऑफ क्रेडिट गिविंग भी या क्रेडिट रिसीविंग भी बढ़ सके। यस, आई होप यू गॉट द पॉइंट। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, दिस इज designed to simplify lending for MSME and farmers by facilitating a seamless and consent-based flow of digital information including land records। इसका मतलब ये है MSME बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एम्प्लॉयमेंट में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जीडीपी में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करता है। MSME इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आवर फार्मर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इन दोनों के लिए लेंडिंग को, पैसा देने को, इनको पैसा आराम से मिल सके, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो सके आराम से, सीमलेस क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो सके, इसके लिए यूनिफाइड लेंडिंग सिस्टम ला रहे हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड विल ऑल्सो हैव अ कॉमन एंड स्टैंडर्डाइज्ड एपीआई, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ऐप, एंड डिजाइंड फॉर अ प्लग एंड प्ले अप्रोच, ताकि ये चीजें इजी हो जाएं। एंड आरबीआई ऑल्सो इन्विजन्स यूएलआई एज अ पार्ट ऑफ न्यू ट्रिनिटी। तो यूएलआई नई ट्रिनिटी का पार्ट है। कौन सी तीन चीजें? जैम, जनधन आधार मोबाइल, यूपीआई एंड यूएलआई। ये तीन को ट्रिनिटी बोल रहे हैं, तो दिस इज न्यू ट्रिनिटी, इसको याद जरूर रखिएगा। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के बारे में किसके लिए है? एमएसएमई एंड फार्मर्स के लिए, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट मिल सके। बस कुछ कीवर्ड्स याद रखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक याद रहेगा और आपका ईज होगा। जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में भी पूछ चुका है, जनधन आधार के बारे में भी पूछ चुका है, यूपीएससी ने पेमेंट्स बैंक के बारे में भी यूपीएससी ने पहले सवाल पूछे हैं, किस तरह से क्रेडिट को ग्रो किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में यूपीएससी बहुत कॉशियसली सवाल फ्रेम करता रहता है, तो हमेशा याद रखिए सवाल यहाँ से बनाए जा सकते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ, सिर्फ दिखा इसलिए रहा हूँ, हाँ उसको रोक कर आप पॉज करके आप खुद अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है, जितना ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें उतना बेहतर है, पर मैं शो इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ ये नहीं बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको महसूस करवाना चाहता हूं कि टॉपिक्स वाकई में इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे से पढ़ना है। आई होप मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा नहीं है, आराम से कर रहे हैं, चीजों को बेहतर रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर थोड़ी स्पीड इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि बहुत चीजें कवर भी हमको करनी है। चलिए, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जॉब ग्रोथ। एक समय पर एक फिनोमेना चलता था, जॉबलेस ग्रोथ। यानी व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? जस्ट अ स्टैटिक थोड़ा सा, व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है कि जीडीपी इज ग्रोइंग एट 6%, 7% की जीडीपी में ग्रोथ है, पर जॉब्स आर नॉट ग्रोइंग। यानी जीडीपी ग्रोथ तो है, पर ग्रोथ जॉब क्रिएशन की वजह से नहीं है, नई जॉब्स की वजह से नहीं है, जॉब इतनी क्रिएट नहीं हो रही है, ग्रोथ हो रही है, पर दैट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। तो आइए, जॉब्स की क्या कंडीशन है, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, फाइनेंशियल 2024 में जॉब की क्या कंडीशन है, क्या ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट में, ये समझते हैं इस टॉपिक में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्टेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ वाज 6% इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो 2023-24 में, यानी जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था और 31 मार्च 2024 को अंत हुआ, उसमें एम्प्लॉयमेंट 6% से ग्रो हुआ।
नाउ इसका मतलब ये है कि 4.67 करोड़ जॉब्स वर एडेड, इतनी जॉब्स ऐड हो गई हैं, विच मींस आर टोटल वर्कफोर्स, मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं, दैट इज 64.33 करोड़ पीपल। एंड आरबीआई इज मेजरिंग द प्रोडक्टिविटी एट द इंडस्ट्री लेवल। तो इंडस्ट्री के लेवल पर आरबीआई कैसे प्रोडक्टिविटी को मेजर करता है? बाय यूजिंग दी KLEMS डेटाबेस। K is for capital, L is for labor, E for energy, M for material, S for services. These are called CLEMS database. इसकी मदद से आरबीआई इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्टिविटी को मेजर करता है, एंड दिस KLEMS database provides comprehensive insight into country's employment landscape. Yes, got the point? Citigroup report and government response. Citigroup report express concern over the jobless growth in the next 10 years despite 7% average growth. तो Citigroup report ने बोला कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में डिस्पाइट एवरेज अगर हमारी ग्रोथ 7% भी रहे तो हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ होने वाली है। द रिपोर्ट क्वेश्चन द जॉब क्वालिटी एंड द पोटेंशियल अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आपने लेट से आपका पोटेंशियल, आपने इंजीनियरिंग की है और आप रिक्शा चला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। जिस लेवल की, जिस क्वालिटी की जॉब आपको मिलनी चाहिए थी, इस क्वालिटी की जॉब नहीं मिली। तो देयर इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जरूर पढ़िएगा कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। यूपीएससी ने सवाल भी पूछे हैं, एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि बताइए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? यूपीएससी ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर, इंट्रेंचमेंट, ले ऑफ फैक्ट्रीज, इन सब की इंफॉर्मेशन को कौन कंपाइल करता है? इस तरह के सवाल यूपीएससी ने फ्रेम किए हैं, पहले भी फ्रेम किए हैं और अभी भी फ्रेम किया जा सकता है। तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को रेफरेंस क्यों दे रहा हूं? ताकि आप समझ सकें कल के दिन आपसे अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पूछ सकता है, व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। So this report question about the job quality and the potential underemployment and sectoral imbalance. Agriculture more employment, less share in GDP. तो sectoral imbalance है, एग्रीकल्चर में बहुत ढेर सारा वर्कफोर्स हमारा है, you know अप्रॉक्स 50%, not more than 50%, अप्रॉक्स 50%, 44-45% अगर हम मान के चले तो हमारा वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर में है और वो 18%, 19% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। So this is sectoral imbalances. Yes, the report also suggests a stagnation in the rural to urban migration. यानी आदमी गांव से शहर नहीं जा रहा है, उतना माइग्रेशन में स्टैग्नेशन है, मंदी चल रही है। And there is a limited formalization. Only 25% formalization is there in non-agriculture jobs. So this report is giving something about the jobless growth. So you should understand the concept of jobless growth. Labor Ministry criticized the Citigroup report on the account of RBI's report and the PLFS data. Yes, periodic labor force data के माध्यम से और RBI की जो रिपोर्ट थी, इन दोनों को रेफरेंस देते हुए लेबर मिनिस्ट्री ने ये सिटी ग्रुप की इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया है। इसलिए मैंने आपको दोनों चीज समझा दी ताकि आपको पूरी पिक्चर एक तरह से क्लियर हो जाए। इंप्लॉयमेंट का ट्रेंड क्या हो? लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा क्या कहता है? ये मई 2024 में रिलीज हुआ था। ये कहता है देयर इज अ स्लाइट डिक्रीज इन द अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट्स। अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट्स में डिक्रीज है, देयर इज अ डिक्रीज फ्रॉम 6.8% to 6.7% and a decline in the females unemployment rate from 9.2% to 8.5%। मतलब क्या? अच्छी बात है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो अच्छी बात है ना, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। यस, तो अगर डिक्रीज है अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट में और डिक्रीज है फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, दैट इज अ गुड साइन ना, कि हमारे पास पहले 9.2% लोगों को काम नहीं मिल रहा था, अब 8.5% लोगों को काम नहीं मिल रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस, एंड देयर इज अ पॉजिटिव ट्रेंड इंक्लूड्स एन इंक्रीज इन द अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ रहा है, लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्कफोर्स में, फ्रॉम 48.5% to 50.2%, एंड देयर इज अ गुड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फ्रॉम 45.2% to 46.9%। तो व्हाट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इनकी क्या डेफिनेशन है, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ स्टैटिक। आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये डेटा थोड़ा सा समझ में आएगा। एंड द फीमेल वर्कर पॉपुलेशन ऑल्सो रोज फ्रॉम 20.6% to 23.4%। ये सब जो एनालिसिस हम करते हैं, फिर ये सब एनालिसिस मेंस के लिए होती थी, इन सब का मतलब क्या है। यस, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स ने जो ट्रेंड बताया, ये ट्रेंड याद रखिएगा, यूपीएससी ट्रेंड के बारे में पूछ सकता है आपको, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं जहां पर ट्रेंड के बारे में सवाल पूछा। यस, और इंडिया का जो KLMS डेटाबेस है, ये 27
इंडस्ट्रीज को कवर करता है। डेटा फ्रॉम 1980 टू 81 ऑनवर्ड्स है। 6 ब्रॉड सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज। दिस इंक्लूड मेजर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इनपुट्स में जो के है कैपिटल है, एल लेबर, एनर्जी, मटेरियल, सर्विसेज, हेंस द नेम इज KLEMS, एंड कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डेटा फ्रॉम द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, NSSO राउंड्स एंड इनपुट आउटपुट टेबल्स। यहाँ से एक डेटा को यूज करके कंस्ट्रक्ट किया जाता है क्लेम्स डेटाबेस को। आई होप कि आपने समझा जॉब ग्रोथ इन फाइनेंशियल 2024 सिटी ग्रुप रिपोर्ट ने क्या बोला और किस तरह से लेबर मिनिस्ट्री ने उस चीज को क्रिटिसाइज भी किया। यहाँ तक एकदम क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है और इकोनॉमी में आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे हैं, इसका स्टैटिक पार्ट भी समझिएगा और करंट अफेयर को भी समझिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज RBI's फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑन द राइज। फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं ताकि जो फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं लोगों तक पहुंचे, एसेसिबल हो, वो एक्सेस कर पाए, उसको यूटिलाइज कर पाए। बैंक अकाउंट हो तो जो पैसा आ रहा है वो पैसा रिसीव कर सके, पेमेंट कर सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ऑन द राइज। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? रिलीज बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, annually every year in July, and this indicate the positive progress कि हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है। रीच्ड 64.2% इन मार्च 2024 एज कंपेयर टू 60.1 इन अ ईयर अगो। तो हमारा 4.1% से अप्रॉक्स हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बढ़ गया। एंड द मेन ड्राइवर इज यूसेज द डायमेंशन विच सजेस्ट अ डीपनिंग ऑफ द FI। मतलब मेन ड्राइवर क्या है? यूसेज बढ़ रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डिजिटल पेमेंट का एरा चल रहा है, लोग ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, ये सीमलेस ट्रांजैक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि यूसेज बढ़ रहा है, इस यूसेज की डायमेंशन की वजह से हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो डीप हो रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है, 64.2% तक पहुँच गया। ये जो FI इंडेक्स होता है introduced in 2021 to monitor the progress of ensuring access to the financial services, particularly for the vulnerable section. Range is 0 to 100 and nil to complete FI। मतलब 0 मतलब बिल्कुल भी फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है और 100 मतलब पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। और हमारा भी वैल्यू कितना है? 64.2%। पहले कितना था? 60.1%। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस, incorporates the details from the various financial sectors including banking, investment, insurance, postal service and pensions across 97 indicators। पैरामीटर है कि एक्सेस को 35% वेटेज दिया है कि एक्सेस होना चाहिए, यूसेज होना चाहिए और साथ में क्वालिटी भी होनी चाहिए, 20% वेटेज टू क्वालिटी। क्वालिटी कंपोनेंट कैप्चर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल लिटरेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फ्रॉड ना हो जाए उनके साथ, इनइक्वालिटी इन दी सर्विस प्रोविजंस। दिस इज अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। बिकॉज इंपॉर्टेंट है, इस रिपोर्ट के बारे में पूछ सकता है, कौन रिलीज कर सकता है और ये भी पूछ सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टेटमेंट दे सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या देश में बढ़ रहा है, और बढ़ भी रहा है तो मेन ड्राइवर कौन है? यूसेज इज द मेन ड्राइवर। यहां तक एकदम क्लियर है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, दीज पॉइंट्स। तो हमने इतने ढेर सारे टॉपिक्स कर लिए इन जस्ट 27-28 मिनट्स। तो आई होप कि आपको मजा भी आ रहा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब ये समझने वाली बात है, थोड़ा समझिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा और इससे आपको एक अंदाजा भी मिलेगा। अगर जीएसटी आपने पढ़ रखा है तो आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन जीएसटी भी समझ में आ जाएगा। नॉर्मली इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन रेफरेंस टू ओपन इकोनॉमी क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब हम इंपोर्ट ड्यूटी जो लगा रहे हैं वो फिनिक्स प्रोडक्ट्स पर कम लगा रहे हैं। यानी अगर हम टायर खरीद रहे हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम रबड़ खरीद रहे हैं जिससे टायर बनेगा उस पे यानी रॉ मटेरियल पे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। लेट्स से अगर कोई टायर है उस पे हम 5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं, लेकिन टायर जिससे बनता है रॉ मटेरियल, उसका जो है रॉ मटेरियल जो है रबड़, उस रबड़ पर हम 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। अगर रबड़ खरीदोगे फिर टायर बनाओगे तो महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रबड़ पर 10% की ड्यूटी है, इसलिए सिर्फ 5% ड्यूटी टायर पे है, तो डायरेक्टली टायर को ही इंपोर्ट कर लो। ऐसा क्यों करते हैं? ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉर्मली रॉ मटेरियल पर कम इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए, लेस इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए, और फिनिश प्रोडक्ट पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए ताकि लोग डिस्करेज हों, फिनिश प्रोडक्ट्स ना परचेज करें, रॉ मटेरियल परचेज करें और घर में लाकर मेक इन इंडिया, घर में बनाए सामान। अगर घर में सामान बनाएंगे तो हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो होगा और हम बनाकर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर चीजें हम बना बनाया प्रोडक्ट इंपोर्ट करें या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके घर में बनाकर फिर एक्सपोर्ट करें, क्या बेहतर है? तो बेहतर यही है कि रॉ मटेरियल पर लेस इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए थी।
लेकिन व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इसका उल्टा हो जाना। उल्टा हो गया मतलब फिनिश प्रोडक्ट पर जो है लेस इंपोर्ट ड्यूटी है और रॉ मटेरियल पे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा होगा, ऐसा किया क्यों गया होगा, वाई दिस इज इन दिस वे। तो अगर रबड़ पे अगर कम ड्यूटी होती इंपोर्ट ड्यूटी, तो रबड़ रॉ मटेरियल की तरह लाते और इंडिया में मैन्युफैक्चर करते, अब टायर बनाते। उसकी वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत होता जब हम रबड़ से टायर बनाते। इसलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि सीधे आप टायर ही इंपोर्ट कर लो, तो टायर ही इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दे रहे हैं। तो एक रीजन ये भी था। यस, आई होप यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन जीएसटी। अब ये बात समझिए, आई होप कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पता है और चीजें पता है। लेट्स से मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, वो होलसेल वाले को देगा, होलसेल वाला सामान रिटेल वाले को देगा, रिटेल वाला सामान कस्टमर को देगा। फोकस रखिएगा होलसेल वाले पे। एग्जांपल के लिए होलसेल वाले ने मैन्युफैक्चर ने कोई सामान बनाया, 100 रुपए का बेच रहा है वो सामान। अब मानिए मैन्युफैक्चर टू होलसेलर 18% जीएसटी है और होलसेल टू रिटेल लेट से 5% जीएसटी का बार है। तो अगर कोई सामान 100 रुपए का खरीद रहा है होलसेल वाला, तो कितने रुपए देगा, 118 रुपए देगा किसको, मैन्युफैक्चरर को। तो यहां पर इसने खरीदा कितने रुपए का, 118, जिसमें जीएसटी कितना पे किया, 18 रुपीज की जीएसटी है। तो इसको क्या मिलेगा, होलसेल वाले को 18 रुपए की क्या मिलेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि ये 18 रुपए का जीएसटी किसको पे कर रहा है, मैन्युफैक्चरर को पे कर रहा है। गॉट द पॉइंट। तो 18 रुपए का क्या मिलेगा इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। आई होप कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पता है। फिर ये होलसेल वाला लेट से इसने जो 100 रुपए का सामान यहां लिया था, उसमें अपना 10 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर लिया, 110 का सामान हो गया। तो 110 का सामान है, वो रिटेल वाले को बेच रहा है 110 में, लेकिन 5% की जीएसटी है, तो कितने में बेचेगा, अगर 110 का 5% निकालेंगे तो आई होप 5.5 रुपीज आएगा। तो ये 115.5 रुपए में बेचेगा, 115.5 रुपए में बेचेगा। तो रिटेल वाले ने कितनी जीएसटी पे की, 5.5 रुपीज। इसका मतलब है इसके इनपुट टैक्स क्रेडिट में कितना रुपए जुड़ जाएगा, 5.5 रुपीज। लेकिन किससे डिडक्ट हो जाएगा, 5.5 रुपीज किससे डिडक्ट हो जाएगा, होलसेल वाले से। क्यों, क्योंकि इतना रुपए इसने रिटेल वाले ने होलसेल वाले को दे दिया। तो यहां पर क्या आएगा कैलकुलेशन में, 12.5 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्लस में है। प्लस में है मतलब कि गवर्नमेंट को इस होलसेल वाले को इतने रुपए देने पड़ेंगे। मतलब क्या हो रहा है, होलसेल वाले ने जिससे इनपुट खरीदा उसमें जीएसटी ज्यादा थी, जिसको दिया उसमें जीएसटी कम है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव इनपुट टैक्स क्रेडिट है। गवर्नमेंट नीड्स टू पे दिस मच अमाउंट टू होलसेल। तो गवर्नमेंट ने कहा इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो जीएसटी में है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो बजट 2024 में हैज प्रपोज्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रैशनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर and inverted duty structure refers to a situation where the tax on the input item are higher compared to the final product। और इसका implication क्या होगा, it will discourage the domestic production as importing finished product is cheaper than producing them locally। जो कि मैं आपको किसके रेफरेंस में समझा रहा था, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर किसके रेफरेंस में समझा रहा था, मैं यहाँ पर आपको टायर रबर के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा था, और जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को समझाया। जीएसटी के ऊपर यूपीएससी सवाल भी पूछ चुका है, 2017 में भी सवाल पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है कि किसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा, किसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। साथ में पेमेंट के लिए यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, साइबर इंश्योरेंस के ऊपर भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको साइबर इंश्योरेंस के लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका रेफरेंस आगे वाला टॉपिक है जिसका नाम है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। So what is parametric insurance? Parametric insurance is indemnity based insurance, यानी payouts based on the cost of the loss incurred। इस द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब आपको पैसा मिलेगा, अगर आपके साथ कोई दिक्कत होगी, कोई लॉस होगा आपको, तो पैसा मिलेगा। लेकिन पैसा कब मिलेगा, जब आपको क्षति हो जाएगी, क्षति मतलब जब आपको लॉस हो जाएगा। एंड पैरामेट्रिक बेस्ड इंश्योरेंस पेज आउट व्हेन अ प्री डिफाइंड लॉस इवेंट अकर। पहले से डिफाइन करना पड़ेगा किस कंडीशन में आपको ये पैसा मिलेगा। एन अमाउंट एक्सीड्स द वन मेंशन इन द पॉलिसी, और जब एक लिमिट के बाद अमाउंट एक्सीड होगा तब आपको पैरामेट्रिक बेस्ड इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो व्हाट इज पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, यहां पे जब लॉस होगा आपको पैसा मिलेगा। ये लॉस प्री डिफाइंड लॉस इवेंट जो है उसकी वजह से होना चाहिए, और एक अमाउंट के ऊपर आपका पैसा होना चाहिए। अगर वो एक अमाउंट से पैसा ज्यादा बढ़ेगा, आपकी लॉस ज्यादा होगा, तब ये आपको इंश्योर्ड अमाउंट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। तो आज से सवाल कैसे पूछेगा, इससे बहुत इजी सवाल पूछेगा कि पैरामेट्रिक इंश्योरेंस क्या है,
किसके रेफरेंस में आपने देखा है। तो जब ऐसी नई चीजें आती हैं तब आप समझिए कि यूपीएससी पहली लेयर को टच करता है, फर्स्ट लेयर के ऊपर सवाल पूछता है, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, बीइंग डिस्कस इन इंडियाज ओइंग टू साउथ एशियाज स्टेटस एज द वर्ल्ड मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल जोन, इसलिए इंश्योरेंस के बारे में बात हो रही है। एंड ग्लोबल एग्जांपल, मोरक्को इन 2023 received $275 million in parametric insurance post 6.8 magnitude of earthquake. Yes, understood what is parametric insurance? तो मैंने आपको जो ये PYQ दिखाया, यहाँ पे साइबर इंश्योरेंस के बारे में पूछ सकता है, कल के दिन आपसे पैरामेट्रिक इंश्योरेंस के बारे में भी सवाल पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आरबीआई ने क्या किया है रिसेंटली, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपको पता है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करता है और लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करके गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। सिंपल, गवर्नमेंट को पैसा देते और लोग परचेज करते क्यों होंगे? लोग परचेज इसलिए करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है। अगर मैं कहूं कि गवर्नमेंट को 100 रुपए चाहिए तो गवर्नमेंट कहेगी मुझे 100 रुपए चाहिए 7% पर 1 साल के लिए, और एक आईएएस आपका यहाँ पे साइन होगा, दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगा उसको 100 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं और 1 साल बाद आएगा गवर्नमेंट उसको 107 रुपीज देगी। सिंपल, दीज आर कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड रिसेंटली आरबीआई हैज डिसाइडेड टू एक्सक्लूड न्यू 14 ईयर एंड 30 ईयर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड फ्रॉम फुल्ली एक्सेसिबल रूट अमिड राइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट, आप देखो एक बात समझो, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो पैसा इंडिया वाले भी दे सकते हैं, रेजिडेंट भी दे सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी दे सकते हैं, फॉरेनर्स भी पैसा दे सकते हैं। तो क्या फॉरेनर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। तो अगर सोचिए, अगर फॉरेनर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेंगे, लेट्स से ये फॉरेन का कोई आदमी है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर रहा है, तो ये पैसा देगा और ये डॉलर देगा। लेकिन जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिडीम करना होगा मतलब 1 साल हो गया, पैसा वापस चाहिए तो हमें पैसा वापस भी देना पड़ेगा। अब आप बात समझिए, जब पैसा देना पड़ेगा क्योंकि एक तरह से लोन ही तो है, एक तरह से लोन है तो इसको वापस करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि इनफ्लो ऑफ द डॉलर्स हमेशा के लिए हो रहा है, ऐसा आउटफ्लो भी हो रहा है, तो एक बर्डन भी पड़ेगा हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर। और क्यों ऐसा, ये बात क्यों हो रही है, इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। बिकॉज RBI has decided to exclude the new 14 years and 30 year long term government bonds from fully accessible route amid rising foreign investment. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, इसी वजह से हमने क्या बोला है आरबीआई ने कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट से एक्सक्लूड करेंगे। मतलब फुल्ली एक्सेसिबल रूट का मतलब क्या है कि आपको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आइए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदिए, पैसा दीजिए और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके जाइए, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। लेकिन अब आरबीआई ने यह बोल दिया है कि अब आपको अप्रूवल चाहिए होगा। अगर कोई भी नए 14 ईयर और 30 ईयर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड आकर परचेज करने आ रहे हैं तो अब आपको अप्रूवल चाहिए होगा। दीज आर फॉर न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एग्जिस्टिंग में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, नई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आप इश्यू होंगी तो अगर कोई बाहर वाला उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को 14 ईयर या 30 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करना चाहेगा तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको हमने फुल्ली एक्सेसिबल रूट से एक्सक्लूड कर दिया। फुल एक्सेसिबल रूट का मतलब कि पूरी तरह से भैया आप आओ और खरीदो बेचो कुछ भी करो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने एक्सक्लूड किया, विच मींस कि अब आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ पार्ट ऑफ प्रूडेंट डेट मैनेजमेंट टू प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ द डॉलर रिजर्व, क्योंकि बाद में हमें वो चीज वापस करनी पड़ेगी, हमारा रिजर्व जो है वो डिप्लीट भी हो सकता है और हमें अपने डेट को सही तरीके से मैनेज करना है। Existing securities remain accessible under FAR, but new long-term securities requires approval. This is the news. This is the current affair regarding government bond. I hope you are getting these points. आपको मजा आ रहा है? Yes, government bonds. Next important topic is uniform charge structure for stock market institutions. अब मेरी बात समझिए, मैं इसको तुरंत समझा देता हूँ, 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बात समझिए, अगर आपने लेट्स से आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो शेयर्स परचेज कर रहे हैं तो एक आदमी है जिसका नाम है, इसको हटा देता हूं, लेट्स से दिस इज मी, आई वांट टू परचेज शेयर ऑफ वर्थ ₹100। तो मैं शेयर्स परचेज करने वाला हूं। सेबी सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है। शेयर्स परचेज करना है तो किसी एक अकाउंट से, किसी एक डीमेट अकाउंट से करना पड़ेगा शेयर्स को परचेज। अच्छा, परचेज करने के लिए डीमैट अकाउंट कहीं बनाना पड़ेगा, तो कुछ ब्रोकर्स होंगे। जो ब्रोकर्स कौन होंगे? जो एक कंपनी के शेयर, जिसके मुझे शेयर्स खरीदने हैं,
उस कंपनी से मुझे मिलवाए और मैं उसके शेयर्स परचेज कर सकूं। ये सब डिजिटल होगा बाय द वे। यस। अच्छा, 100 रुपए के शेयर्स जो मैं परचेज कर रहा हूं उस पर सेबी कहता है कि आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ेगा, STT। आपको ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ेगा। लेट से ट्रांजेक्शन टैक्स 0.01% है, 0.01% है, तो 100 का 0.01% कितना आएगा भाई? 0.01%, बताइए जल्दी से। बहुत कम रुपीज आएगा। यस, आई 1%, 1 रुपीज होता है तो ये 0.01 रुपीज हो गया, बिल्कुल। तो 0.01 रुपीज आपको ट्रांजेक्शन टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, इनको लेट से इस अमाउंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 100 रुपीज को आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, इसको आप इसको 1 लाख रुपीज कर लीजिए, और ट्रांजेक्शन टैक्स को, या आप इसको ऐसा कीजिए, आप इसको 100 रुपए कर लीजिए और ट्रांजेक्शन टैक्स को 1% कर लीजिए। तो मुझे 1 रुपए, फॉर आर कैलकुलेशन से 1 रुपए जो है ट्रांजेक्शन में देना पड़ेगा। अच्छा, मैं ट्रांजेक्शन टैक्स 1 रुपए का दे रहा हूं क्योंकि ये ब्रोकर बीच में है। इन ब्रोकर ने पहले से डील कर रखी है कि हम नॉर्मल कस्टमर पे 1% लगाएंगे, पर हमारी और आपकी डील क्या है कि हम आपको लेट से हम आपको सिर्फ 1 रुपए ना देके हम आपको 0.3 रुपीज देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंपल समझे, अगर यहाँ पे 3 लोग हैं तो मैं अगर डायरेक्टली, मुझे कितना पे करना है? मुझे 1 रुपए पे करना है टैक्स में, लेकिन कोई मीडिएटर जो है उसको मैं 1 रुपए दूंगा, लेकिन आगे उसने ऐसी डील कर रखी है कि वो आगे चल के लेट से जितना टैक्स पे करना है वो 0.3 रुपीज टैक्स पे करेगा। मैंने 1 उसको दिए, वो आगे चल के 0.3 दे रहा है, यानी 0.7 किसकी जेब में जा रहा है? ब्रोकर्स की जेब में जा रहा है। अंडरस्टूड? सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं आपको। मतलब कहने का ये है कि ब्रोकर फायदे में आ रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म ट्रांजैक्शन रेट्स नहीं है। अब मेरी बात समझिए, यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रक्चर फॉर स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूशन, ये एसटीटी के माध्यम से आपको समझा रहा था, पर मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ट्रांजैक्शन टैक्स करके आप टैक्स समझ लो इस चीज को। सेबी हैज इशूड अ डायरेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, कितना भी वॉल्यूम हो उसके हिसाब से। जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन वापस आ जाएगी, हीटअप हो गया सिस्टम। तो सेबी हैज इशूड अ डायरेक्टिव रिगार्डलेस ऑफ द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। सेबी ने, जस्ट अ सेकेंड, यस आ गया, ग्रेट, है ना। सेबी हैज इशूड द डायरेक्टिव्स रिगार्डलेस ऑफ द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। नोट, stock exchanges traditionally levy a transaction fees on the stock brokers based on the volume. Brokers with higher trading volume pays a lower fees per transaction. तो जिसके पास ज्यादा वॉल्यूम होता था वो कम पे करता था, जिसके पास कम वॉल्यूम होता था वो ज्यादा पे करता था। इसकी वजह से क्या हो रहा था? इसकी वजह से ये यूनिफॉर्म नहीं हो रहा था। यस, तो मैंने जो एसटीटी के माध्यम समझाया था, मैं समझाना टैक्स के हिसाब से या आपको फीस के हिसाब से समझाना चाह रहा था। वो एसटीटी जो ट्रांजेक्शन टैक्स होता है वो गवर्नमेंट के पास, निर्मला ताई जी के पास पहुंचता है। नीड फॉर सेबीज इंटरवेंशन, सेबी इंटरवीन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक लेवल फील्ड बनाना चाहता है, सबके लिए एक जैसी फील्ड बनाना चाहता है। साथ में वो मिसलीडिंग डिस्क्लोजर के ऊपर क्रैक डाउन करना चाहता है कि भाई हम आपसे हम इतना ही ट्रांजैक्शन फीस लगाते हैं, हमें आप हमारे प्लेटफॉर्म पे मिनिमम ट्रांजैक्शन फीस है, ताकि कस्टमर वहां जाए और उसकी वजह से उसको वहां पर आपको वहां पर अट्रैक्ट किया जा सके ताकि आप उनके प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग कर सको। एंड बाय डूइंग दिस SEBI can minimize the discrepancy between the charges collected by the brokers daily and those paid to the exchanges monthly. इसकी वजह से SEBI ये काम कर सकता है कि यूनिफॉर्म रेट्स ला सकता है। नोट, SEBI has asked for the consideration of the existing per unit transaction charges to potentially benefit the clients, the end clients थ्रू रिड्यूस चार्जेस। अगर हम आपके ऊपर एक यूनिफॉर्म रेट्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से कम आपको पे करना पड़ेगा, तो आप ये बेनिफिट अपने कस्टमर तक भी पहुंचाएगा और इसकी वजह से डिस्काउंट ब्रोकर्स विल बी मोस्ट अफेक्टेड। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रक्चर फॉर स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूशंस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मेरी तबीयत खराब है दोस्तों, मेरी आवाज से भी आपको लग रहा होगा एनर्जी डाउन हो रही है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा थोड़ा सा मुझे मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, गला भी थोड़ा सा खराब है। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एंजल टैक्स, और एंजल टैक्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या सिक्योरिटीज से कोई सवाल पूछा? यूपीएससी ने बहुत ढेर सारे सवाल सिक्योरिटीज से भी पूछ रखा है कि भाई ये बताइए, 2024 में पूछा था कोलेटरल बॉर्बिंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन किसका इंस्ट्रूमेंट है? बॉन्ड मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट का, स्टॉक मार्केट का या मनी मार्केट का। साथ में यूपीएससी ने 2024 में भी पूछा था कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में बताइए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में बताइए, स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बताइए। ये सवाल पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये टैक्सेस के बारे में बता रहा हूँ, ये ट्रांजेक्शन फीस के बारे में आपको बता रहा हूँ।
यूपीएससी ने बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन ट्रेड, किन में ट्रेड हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर्स, इसके बारे में भी सवाल पूछा है। इस तरह सवाल यूपीएससी ने 2024 में 3 सवाल पूछे थे इसी टॉपिक से, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं आपको ये टॉपिक बता भी रहा हूं। यस, नेक्स्ट इज एंजल टैक्स। एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया है बजट 2024 में, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, ये स्टैटिक का पार्ट है। एंजल टैक्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, एंजल टैक्स क्या होता है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैपिटल गेन। कॉन्टेक्स्ट है बजट 2024 में प्रपोज 12.5% रेट फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स एंड 20% फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। शॉर्ट टर्म गेन पहले क्या होता था, अगर 1 साल से कम के लिए आपने किसी का स्टॉक मार्केट में लेट से आपने कोई शेयर परचेज किया जिसकी वैल्यू थी 100 और 1 साल के अंदर ही लेट से 6 मंथ में उसकी वैल्यू हो गई 120 और आपने उसको बेच दिया, तो 20 रुपीज को आपको क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया। लेकिन क्योंकि आपने 1 ईयर से लेस में किया था तो उसको हम बोलते थे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर 1 ईयर से ज्यादा में करते तो हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, जो 20 रुपए है, अगर क्योंकि हमने शॉर्ट टाइम के लिए किया था तो 20 रुपए के ऊपर लेट से 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो 20 रुपीज का 20% कितना आएगा भाई, 4 रुपीज। ये मेरी ठीक है इतनी बता दीजिएगा मुझे, 4 रुपीज। तो 4 रुपीज गवर्नमेंट के पास देना पड़ेगा, ये टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज कैपिटल गेन, व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स, व्हाट इज शॉर्ट टर्म, व्हाट इज लॉन्ग टर्म। यस, तो इस बार बजट में निर्मला ताई ने इस रेट को इंक्रीज कर दिया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% हो गया एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो हो गया 20% हो गया। और क्या किसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म और कैपिटल लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के किससे बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन में भी थोड़ा चेंज किया। ओनली फॉर 2 होल्डिंग पीरियड्स, यानी जब आप राइट्स की, इनवाइस की या लिस्टेड असेट्स के बारे में बात करेंगे तो मोर देन 1 ईयर को बोलेंगे हम लॉन्ग टर्म और लेस देन 1 ईयर को बोलेंगे शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर आप कोई अदर असेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 ईयर से लेस को बोलेंगे शॉर्ट टर्म एंड 2 ईयर्स के मोर को बोलेंगे लॉन्ग टर्म। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो डिफरेंट असेट्स के लिए लॉन्ग टर्म किसे कहेंगे, शॉर्ट टर्म किसे कहेंगे, इसको भी चेंज कर दिया। साथ में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें हम मूव नहीं कर सकते, जैसे कि लैंड, उसको हमने 2 ईयर के ही ब्रैकेट में रखा है। यानी अगर लैंड परचेज किया और 2 साल के बाद में बेचा तो जो गेन आएगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाएंगे, 2 साल से कम में बेचा तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगाएंगे। ठीक है, जो इक्विटी शेयर्स होंगे उनके ऊपर 15 से 20% इंक्रीज कर दिया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट हैज बीन डन अवे विथ। आपसे कल के दिन पूछ सकता है व्हाट इज इंडेक्सेशन, समझ लीजिए इंडेक्सेशन का मतलब क्या है। अब मेरी एक बात समझो, लेट्स से कोई मैंने परचेज किया शेयर 100 रुपीज का, कोई प्रॉपर्टीज परचेज की है 100 रुपीज की और मैंने उसको बेच दिया 120 रुपीज में, तो मुझको कैपिटल गेन कितने का हो गया, 20 रुपीज का। लेकिन ये मैंने बेचा था 1.5 ईयर्स लेटर, यानी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरे ऊपर लगने वाला। अच्छा, 1.5 ईयर्स लेटर जब मैंने बेचा तो आप ये समझिए इन्फ्लेशन भी तो आ गया होगा। तो जो पहले इन्फ्लेशन होगा, अब इन्फ्लेशन भी बढ़ गया होगा। तो जो पहले 100 रुपए की वैल्यू थी, आज वो वैल्यू, वो लेट से 7% का इन्फ्लेशन है, तो वही वैल्यू 107 रुपीज की है। तो अगर देखूं मैं तो मुझे कैपिटल गेन 20 रुपीज का एक्चुअल नहीं हुआ, क्योंकि जो 20 रुपीज बढ़े हैं 7% कैपिटल, 7% इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा है। तो मेरा जो कैपिटल गेन हुआ एक्चुअली 20 से नहीं हुआ है, लेट्स से समथिंग लेस देन 20 माइनस एक्स, लेट्स से 14 रुपीज का मुझे कैपिटल गेन हुआ है फॉर एग्जांपल। क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वो जो आपको 20 रुपीज का गेन आपको लग रहा है, लेकिन 20 रुपीज का गेन एक्चुअल नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम 20 रुपीज के ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगाते थे, पहले हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते थे और हम रियल कैपिटल गेन देखते थे इंडेक्सेशन करके, फिर हम इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगाते थे। लेकिन अब इस चीज को भी हटा दिया गया है, अब इस चीज को भी हटा दिया गया है, यानी इंडेक्सेशन हैज बीन डन अवे विथ। इंडेक्सेशन क्या है, इज अ मेथड यूज्ड टू एडजस्ट द परचेजिंग प्राइस ऑफ एन एसेट for inflation over the years and the adjusted price is then used to calculate the capital gains. Yes, I hope you got the point. Indexation भी आपको समझ में आ गया, very 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 good. Next is taxation and the black money. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री
gave a comprehensive analysis of the India's taxation system during budget 2024. इसलिए budget 2024 में था, इसलिए important है. What is black money? Black money is called or illicit wealth, illegal money होती है. It refers to a money or the asset that are not declared or reported to the government or the other authorities for taxation. जिनके ऊपर आपने अगर वो लीगल काम से पैसा आया है और आपने टैक्स नहीं पे किया तो ब्लैक मनी है, और इलीगल काम से पैसा आया है तो आप टैक्स दे भी नहीं सकते हैं. आई होप यू गॉट द पॉइंट, वो भी ब्लैक मनी है. तो सोर्सेस क्या हो सकते हैं? ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड दिस कैन रिजल्ट इन इनकम इनइक्वालिटी, डिस्टॉर्टेड फाइनेंशियल मार्केट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ब्लैक मनी इज बैड. व्हाट इज व्हाइट मनी? आप टैक्स पे करते हैं, आप काम करते हैं, लीगली पैसा कमाते हैं और आप टैक्स पे करते हैं. इट इज ऑब्टेन थ्रू लीगल लेजिटिमेट मीन्स एंड डिक्लेयर्ड फॉर द टैक्स पर्पसेस. तो उसको हम बोलते हैं व्हाइट मनी. व्हाट इज डब्बा ट्रेडिंग? डब्बा ट्रेडिंग, डब्बा ट्रेडिंग और बकेटिंग, इसको हम एक इलीगल प्रैक्टिस है, फाइनेंशियल मार्केट में होती है, अ सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग टाइप का होता है, जहां पर ऑफ एक्सचेंज ट्रेडर्स होते हैं, वो भी किसमें? अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज में ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं. उसकी वजह से जो पैसा गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में आना चाहिए था वो पैसा नहीं आ पाता है. क्यों? क्योंकि आप इलीगली ऑफ एक्सचेंज ट्रेड करते हैं थ्रू अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के थ्रू, जिसकी वजह से आपके ऊपर रेगुलेशन भी नहीं हो पाता है और आप टैक्स देते भी नहीं हो, टैक्स रिपोर्ट भी नहीं करते हो, जिसकी वजह से आप टैक्स से बच जाते हो, जिसको हम बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज रिजोनॉमिक्स, रिएगोनॉमिक्स, जैसा आप बोलना चाहें. इट इज ऑल्सो नोन एज सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स और ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स. It advocates for lower taxes, reduce government regulations, decrease government spending to stimulate economic growth. ये ऐसा बोलता है, ये बोलता है कि गवर्नमेंट तुम अपने टैक्सेस कम कर दो. गवर्नमेंट जब तुम अपने टैक्सेस कम कर दोगे, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा पैसा होगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी. तो टैक्सेस कम करना बहुत जरूरी है. आप अपने रेगुलेशंस को कम कर दो. गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि फ्री मार्केट होने दो, आप बार बार इंटरफेयर ना करो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होने दो. अपने आप जब ये बिजनेस बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. आपको स्पेंड करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट इतना ज्यादा. जब आप कम स्पेंड करेंगे, लोगों को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मौका देंगे, तो तेजी से ग्रोथ आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी. इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं रियागोनॉमिक्स. और लाफर कर में बोलता भी है, डेवलप इन 1970s बाय द इकोनॉमिस्ट अर्थर लाफर. It posits the lower tax rate can increase the tax revenue by fostering the economic expansion. अर्थर लाफर कर में ये भी बोलते हैं, अर्थर लाफर कर में ये बोलते हैं कि पहले अगर टैक्स रेट, यहाँ पर टैक्स रेट है और यहाँ पर लेट्स से टैक्स रेवेन्यू है, तो पहले अगर टैक्स रेट बढ़ाओगे तो एक समय तक टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन अगर एक लिमिट के बाद अगर आपने टैक्स रेट लगाया तो फिर आपका टैक्स रेवेन्यू कम होने लगेगा. यानी टैक्स रेट घटाइए, घटाने से आपका जो है टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा. टैक्स रेट को अगर कम करेंगे तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा. एक समय तक बढ़ाएंगे टैक्स रेट तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, एक समय के बाद टैक्स रेट ज्यादा करेंगे तो टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा. तो आप ज्यादा क्यों कर रहे हैं टैक्स रेट? टैक्स रेट को कम कीजिए, टैक्स रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा. क्यों? उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी, टैक्स कम होंगे, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा, ज्यादा स्पेंड करेंगे, ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट के रूप में, टैक्सेस के रूप में आएगा. आई होप यू गॉट द पॉइंट. और ये जो रिएगोनॉमिक्स है, इट इज नेम्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट रोनाल्ड रिएगन. आई होप यू गॉट द पॉइंट. तो मैंने आपको ये फाइनेंशियल मार्केट में, सॉरी ये टैक्सेशन एंड ब्लैक मनी में मैंने आपको ब्लैक मनी क्या है, आपको डब्बा ट्रेडिंग क्या है, व्हाइट मनी क्या है, रिएगोनॉमिक्स क्या है, ये चीजें, ये टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है. प्री में सिर्फ आपको इन टर्म्स के बारे में पूछेगा, उतना ही बता रहा हूं जितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. और टैक्सेस में यूपीएससी ने पहले भी सवाल पूछा, कैपिटल गेन कौन से सर्कमस्टांसेस में अराइज होता है, इसका जवाब दीजिए मुझे. फिर दूसरा पूछा था इनडायरेक्ट ट्रांसफर किसे कहते हैं. फिर एक सवाल पूछा था 2022 में कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होते हैं. आई होप यू गॉट द पॉइंट. व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडेक्सेशन? क्योंकि इंडेक्सेशन, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, इंडेक्सेशन इन द कैपिटल गेन्स सब मैच करता है. आपसे यूपीएससी यहां पर सवाल फ्रेम करके 2025 में पूछ सकता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. यहां पर सिंपली एक कॉन्टेक्स्ट है कि इंडिया का जो करंट अकाउंट है हैज रजिस्टर्ड अ सरप्लस आफ्टर 11 क्वार्टर्स. 11 क्वार्टर्स के बाद में, यानी 33 महीने के बाद में हमारा करंट अकाउंट जो है उसने सरप्लस दिखाया है. हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है. इसलिए करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, ये पढ़ना है. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये स्टैटिक का पार्ट है, ओपन इकोनॉमी में पढ़ते हैं, जरूर पढ़िएगा अपने आप से. यस. नेक्स्ट इज जो विजनम पोर्ट है टू कॉमर्स ट्रायल ऑपरेशंस. इट इज इंडियाज फर्स्ट सेमी
automated container port designated to handle the transshipment containers, and inaugural shipments from the San Francisco container vessels will transship to the ports along the India's ईस्ट कोस्ट। सिर्फ आपको ये समझना है पहला सेमी ऑटोमेटेड कंटेनर पोर्ट कौन सा है, विजिंगम पोर्ट। यस, आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन रोड मैप फॉर ई मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ई मोबिलिटी के बारे में बात करें, जाहिर सी बात है यहाँ अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर to the government of India released e-mobility research and development roadmap report। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है ये स्टैब्लिश की गई थी पोस्ट 1999 में। ये एडवाइस करता है पीएम एंड कैबिनेट को इन द मैटर्स ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट इज प्लेस्ड अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरिएट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऊपर में, तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्यों। प्रिंसिपल साइंटिफिक जो एडवाइजर हैं इन्होंने एक रिलीज की है रिपोर्ट जिसका नाम है ई मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, रोड मैप रिपोर्ट। And this report charts a course towards future independence and self sufficiency, कि हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो। और ये कैसे मदद करेगा, ये ई मोबिलिटी हमारे लिए कैसे मदद करेगी, ये हमारी मदद करेगी इंडिया टू अचीव अ 45 रिडक्शन इन इमिशन इंटेंसिटी बाय 2030 एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047 टू रीच अ नेट जीरो कमिटमेंट बाय 2070। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और इसके क्या रहेंगे 4 क्रिटिकल स्ट्रीम्स ऑफ द ई मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या है भाई, पहला एनर्जी स्टोरेज सेल्स, ईवी एग्रीगेट्स, मटेरियल एंड रिसाइकलिंग एंड चार्जिंग एंड रिफ्यूलिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ये एक रिपोर्ट जो है ई मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप जो है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने जो रिलीज की है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंफ्रा से भी सवाल पूछे जाते हैं, पोर्ट से भी सवाल पूछे जाते हैं। जो आपको मैंने पोर्ट्स के बारे में बताया है, देखिए सवाल कैसे पूछा है, कामाराजर पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, बताइए कौन सा करेक्टली मैच्ड है। इसी तरह से कल के दिन एक पॉइंट ये भी हो सकता है विजिंगम पोर्ट जो है फर्स्ट ऑटोमेटेड सेमी ऑटोमेटेड कंटेनर पोर्ट है। इसलिए मैंने ये टॉपिक बताया, इंफ्रा में पीवाईक्यू में ऐसे सवाल पूछे गए हैं और ये इसलिए बताया है क्योंकि ये हमारे इंडिया के इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को भी अपनी एक इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। दीज आर ऑल करंट अफेयर फ्रॉम जुलाई एंड अगस्त 2024। एक बार रिवाइज कर लें, मेरे साथ रिवाइज करेंगे। 1 घंटे खत्म होने में 4 मिनट बाकी हैं, आइए रिवाइज कर लेते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस बाय आरबीआई किसके लिए, क्रॉस पेमेंट करना है, फास्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो सके। सीडीआर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, क्या कंसर्न है, ये इसके बारे में हमने बात की। एलआरएस स्कीम के बारे में बात की और हमने ये भी बात की है कि रेजिडेंट इंडियन जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं आईएफएससी एट गिफ्ट सिटी में। फिर यूनिफाइड लेंडिंग स्कीम के बारे में, इंटरफेस के बारे में बात की हमने। एमएसएमई फार्मर को आराम से फ्रिक्शनलेस क्रेडिट मिल जाएगा। जॉब कंडीशन के बारे में हमने बात की है। हमने इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात की, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा बढ़ रहा है। हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और उसके प्रॉब्लम के बारे में बात करें, जीएसटी को किस तरह से रैशनलाइज करने के बारे में बात हो रही है। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस के बारे में बात करें कि जब हमारा लॉस हो जाएगा, लॉस जिस लॉस को हमने रजिस्टर किया है, जिस इवेंट को, अगर वो उसी हिसाब से लॉस हो रहा है और एक अमाउंट से ज्यादा हो रहा है तो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस भी मिलेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स 14 ईयर एंड 30 ईयर लॉन्ग टर्म जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसको फुल्ली एक्सेसिबल रूट से हटा दिया गया है, यानी वहां पर अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। यूनिफॉर्म चार्जेस स्ट्रक्चर मतलब जो ट्रांजैक्शन फीस दिलवाए करते हैं ये एक्सचेंजेस, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाएंगे ताकि एंड कस्टमर को फायदा हो और जो ब्रोकर्स हैं वो थोड़ा सा आराम से काम कर पाए। एंजल टैक्स को हटा दिया गया है। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12.5% 20% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% हो गया है। शॉर्ट टर्म कब कहेंगे, लॉन्ग टर्म कब कहेंगे, किन असेट्स के लिए शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन क्या है, किन एसेट्स की लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है, इंडेक्सेशन का मतलब क्या है, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, डब्बा ट्रेडिंग, रिएगोनॉमिक्स, इनके बारे में बात की। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट सरप्लस में आया है। एक पोर्ट है जो सेमी ऑटोमेटेड कंटेनर पोर्ट है और साथ में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की ई मोबिलिटी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ट्रांसपोर्टेशन रोड मैप रिपोर्ट जो जारी की है उसके बारे में हमने देखा। दिस इज ऑल अबाउट जुलाई एंड अगस्त इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर फ्रॉम माई साइड। आई होप ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, इनका रेफरेंस पीवाईक्यूज आपने समझा, इनमें भी क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैंने आपको बताई हैं। आई होप ये आपकी मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीज़ों को बेहतर रूप में समझिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कीजिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।